स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी। अब तक हम लोगों ने 5 चैप्टर को डिस्कस किया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, ये आपकी इस बुक का अंतिम चैप्टर होगा। अगर चैप्टर के नाम की बात की जाए तो चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। जब देखिए 8th क्लास की ज्योग्राफी को हमने स्टार्ट किया था तो जो पहला चैप्टर था इसके अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मानव संसाधन क्या है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों को डिटेल से यही चीज देखनी है कि मानव संसाधन क्या है। तो देखिए पूरी बुक आपने पढ़ी 8th क्लास की, तो ये चीज अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन ऐसी चीजें या वस्तु है जो कि हमारे लिए उपयोगी है। अब देखिए पिछले टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा था लौह इस्पात उद्योग। अब लोहा जो है वो देखिए हमें हमारी प्रकृति से मिलता है अयस्क के रूप में, लेकिन आप देखेंगे कि लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, उसी से ही स्टील का निर्माण होता है जो कि हमारे किस प्रकार से उपयोग में आता है ये आप सब लोग जानते हैं। एक छोटी सी सेफ्टी पिन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े जहाज, वायुयान सब किसी न किसी धातु से बने हुए हैं। और इनके निर्माण की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सहयोग कौन करता है? मानव ही अपना सहयोग करता है। इसलिए मानव जो है एक सबसे अनमोल संसाधन है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को यही चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए चैप्टर के नाम की बात की जाए तो नाम क्या है? मानव संसाधन। मानव संसाधन, ये चीज आपको पता लग चुकी है कि संसाधन क्या है। संसाधन देखिए क्या होते हैं? उपयोगी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका की उपयोगिता है यानी कि महत्व होता है हमारे जीवन में, ये क्या कहलाती है? इन्हीं को ही कहते हैं संसाधन। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार से मानव किसी भी वस्तु के अंदर मॉडिफिकेशन करता है और उसको हमारे जीवन के लिए उपयोगी बनाता है। तो यहां पर देखिए उपयोगी कौन बनाएगा इसको, किसी भी वस्तु को, यह काम किया जाएगा मानव के द्वारा। इसीलिए मानव क्या है? एक संसाधन है, एक बहुमूल्य संसाधन है। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए संसाधन का जो मतलब लिया गया है मानव संसाधन का, वो सीधा सीधा किसी देश की जनसंख्या से ही लिया गया है। जनसंख्या यानी कि वहां पर निवास करने वाले लोग, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई व्यक्ति हो, इन सबसे ही बनती है जनसंख्या। और जनसंख्या को ही क्या कहा गया है? मानव संसाधन कहा गया है। तो कह सकते हैं कि देखिए किसी भी देश के लोग क्या होंगे? उस देश के संसाधन ही होंगे। देश के ये क्या है? संसाधन है। और देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि लोग क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी वस्तु के अंदर अपनी आवश्यकता अनुसार या फिर अपनी योग्यता के बल पर क्या करेंगे? किसी भी चीज के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको उपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। कह सकते हैं कि देखिए आवश्यकता और योग्यता से क्या करेंगे? संसाधन में परिवर्तन करेंगे। जिससे क्या हो जाएगा? परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? परिवर्तन करने के बाद ही वो चीजें उपयोगी बनती है, हमारे यूज करने के लायक बनती है। तो यहां पर यह काम किसके द्वारा किया जा रहा है? मानव के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए अगर किसी देश की जनसंख्या जितनी अधिक स्वस्थ होगी, जितना अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा, जितनी ज्यादा वो शिक्षित होगी और जितनी ज्यादा अभिप्रेरित होगी, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगी? एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी। अभिप्रेरित यानी कि यहां पर मोटिवेटेड की बात हो रही है। देखिए अगर कोई पुरुष, जैसे कि मैं हूं, अगर मैं अच्छी तरह से स्वस्थ हूं, उसके अलावा मैं शिक्षित हूं, किसी और को भी पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, उसके अलावा मैं मोटिवेटेड हूं, किसी और को भी मोटिवेटेड करने का अपने अंदर जुनून रखता हूं, तो ये सब चीजें क्या करेंगी? ये मुझे संसाधन बनाती है और मेरे थ्रू मैं किसी और इंसान को भी संसाधन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? किसी न किसी चीज का निर्माण करेगा। जिस चीज का निर्माण किया जाएगा वो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयोगी होगी। इस प्रकार से मानव क्या कहलाएगा? मानवीय संसाधन ही उसको कहा जाएगा। तो देखिए ये 3 चीजें होनी जरूरी है। स्वास्थ्य होगा, उसके अलावा शिक्षित अगर वो है और अभिप्रेरित है तो क्या करेगा? वो किसी भी वस्तु के अंदर अच्छी तरह से परिवर्तन कर सकता है, उसको आवश्यकता अनुसार
उसको कन्वर्ट कर सकता है उपयोगी वस्तु के अंदर। तो इस प्रकार से मानव संसाधन हुआ। तो देखिए इसी चीज को अब मनुष्य के अंदर कौशल का विकास करने के लिए देखेंगे कि भारत सरकार के अंदर भी एक मंत्रालय हुआ करता था कुछ समय पहले तक, जिसका कि नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय था। देखिए MHRD बोलते हैं, MHRD मंत्रालय। और इसका गठन कब किया गया था? 1985 के अंदर किया गया था। लेकिन देखेंगे कि 2020 के अंदर ही ये जो मिनिस्ट्री है MHRD, इसका नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय इसका भी नाम हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको अभी कर दिया गया है इसका नाम। इसके अलावा देखिए भारत के अंदर एक अन्य योजना का भी प्रारंभ किया गया था 2015 के अंदर, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रारंभ कब किया गया था? 2015 के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है कि कौशल विकास योजना, किसी व्यक्ति के अंदर क्या करना? कौशल का विकास करना, टैलेंट का विकास करना, कौशल का विकास करना, यहां पर बात हो रही है। तो देखिए इसके अंदर लक्ष्य रखा गया था कि 2016 से लेकर 2020 तक क्या किया जाएगा? 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसके लिए? विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के अंदर, जहां पर वो क्या करेंगे? रोजगार पाएंगे। और रोजगार पाने के बाद वो वहां पर अपना जो कौशल उन्होंने सीखा है इस योजना के तहत वो वहां पर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रारंभ कब हुआ था? 2015 में प्रारंभ की गई थी। लक्ष्य क्या था? 2016 से लेकर 20 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को कौशल उनका डेवलपमेंट करना, ये इसका महत्वपूर्ण रोल था। अब देखिए हमने अभी तक जितने भी संसाधन पढ़े हैं उसके अंदर हमने ये चीज जानी है कि जितने भी संसाधन हैं ये सारे एक समान रूप से वितरित नहीं हैं। पूरे विश्व के अंदर समान रूप से इनका वितरण नहीं पाया जाता है। किसी भी संसाधन की आप बात कर लीजिए, लेकिन यहां पर बात हो रही है मानव संसाधन की। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि विश्व के अंदर आप लोग देखेंगे तो प्रत्येक जगह पर जो मानव संसाधन है इसका वितरण अलग अलग पाया जाएगा, हर जगह पर सेम प्रकार का नहीं है। यानी कि मानव संसाधन का जो वितरण है, वितरण क्या है? अलग अलग है। हर जगह पर आपको अलग अलग मिलेगा वितरण। वितरण के अंदर देखिए जैसे कि जो मानव है किस प्रकार से भिन्न भिन्न होंगे। आप देखेंगे कि किसी भी मानव की, यानी कि कोई आप ग्रुप देखेंगे किन्हीं व्यक्तियों का, तो आप लोग पाएंगे कि देखिए उनका जो शैक्षिक स्तर है, जो उनकी एजुकेशन है वो आपको अलग अलग मिलेगी। किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड आर्ट होगा, किसी का साइंस होगा, किसी ने बी फार्मेसी कर रखी होगी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो सबका जो शैक्षणिक स्तर है वो अलग अलग मिलेगा। आयु भी आप लोग देखेंगे तो आयु भी डिफरेंट होगी, अलग अलग आयु होगी। उसके अलावा देखिए वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी होगी, लिंग भी अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से ये चीजें अलग अलग है और यही वितरण को क्या बना रही है कि हर जगहों पर मानव संसाधन का जो वितरण है वो अलग अलग है। ये चीज ध्यान रखनी है, अलग अलग वितरण होगा। उसके अलावा देखिए अगर इनका हम भौगोलिक वितरण देखें, अगर भूगोल के हिसाब से भौगोलिक वितरण देखें तो ये भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अभी इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। भौगोलिक वितरण जो है ये भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा? कि हर जगह पर आप देखेंगे जो भूपृष्ठ है, यानी कि भूमि वाला पार्ट है जो हमारी पृथ्वी का, ये हर जगह पर अलग अलग है। कहीं पर आप लोग देखेंगे रेगिस्तान है, कहीं पर ऊंचे पर्वत है, कहीं पर छोटी पहाड़ियां हैं, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान। तो इनके हिसाब से जो मानव का वितरण है वो अलग अलग है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि यहां पर क्या होगा? मानव संसाधनों का जो वितरण है भौगोलिक आधार पर ये भी अलग अलग है। तो देखिए इस चीज को हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी का भूपृष्ठ है, यहां पर देखिए कुल 70% भाग पर जल पाया जाता है। उसके अलावा 30% जो भाग है ये महाद्वीपों के रूप में है, भूमि के रूप में है, जहां पर कि मानव निवास करता है। तो ये चीज नोट करेंगे। वितरण की अगर बात की जाए, देखिए वितरण की बात करेंगे अगर मानव संसाधन की, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि जनसंख्या की बात करेंगे, तो देखिए पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो 70% भाग पर क्या है? जल है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो बचा हुआ 30% भाग है यहां पर क्या होगी? भूमि रहेगी। तो देखिए
30% जो भूमि वाला भाग है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो बचा हुआ पूरा 30% भाग है यहां पर जनसंख्या का घनत्व समान रूप से पाया जाएगा। तो देखिए ये जो 30% है ना, इसके भी 30% भाग पर क्या है कि लगभग 90% से ज्यादा आबादी यहां पर निवास करती है। देखिए 30 पूरे 100% अगर पृथ्वी को माने तो 70% भाग में जल है, 30% भाग भूमि है। अब ये जो 30% भाग भूमि का है, इसके अंदर भी जो 30% भाग है यहां पर क्या मिलेगा आपको 90% से ज्यादा आबादी मिलेगी, और बचा हुआ जो 70% भाग होगा भूमि का, ये कैसा होगा, यहां पर केवल 10% जनसंख्या ही पाई जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 30% भाग है ये सघन होगा, यहां पर जो जनसंख्या है अधिक मात्रा में निवास करती है। उसके अलावा जो बचा हुआ 70% भाग है भूमि का, ये कैसा होगा, विरल जनसंख्या वाला होगा, यहां पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो ज्यादा नहीं पाया जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि देखिए जो 90% से भी ज्यादा जनसंख्या कहां पर निवास करती है, 30%। ये जो 30% की भूमि है ना, इसके भी 30% पर निवास करती है। और कारण क्या है इसका, देखिए अगर भौगोलिक कारण की बात करें, अभी हम सारे कारणों को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है जो हम पढ़ रहे हैं भूगोल, इसके संदर्भ में अगर देखें सब्जेक्ट के विषय में, तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है अनइवन टोपोग्राफी, यानी कि पृथ्वी के जो धरातल की संरचना है ये हर जगह पर अलग अलग पाई जाएगी। अलग अलग किस प्रकार से, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कहीं पर आप देखेंगे कि ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पर्वतों के जो ढलान है वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, यहां पर जनसंख्या का निवास करना कठिन है। उसके अलावा देखेंगे, देखिए तीव्र ढलान हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, कहीं पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है। उसके अलावा कहीं पर निचले भूमि है जहां पर की वर्षा वगैरह होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जनसंख्या रहना कम पसंद करती है। उसकी बजाय आप देखेंगे कि कुछ समतल मैदान है, उपजाऊ क्षेत्र है, यहां पर जनसंख्या निवास अधिक होगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो अनइवन टोपोग्राफी है ये क्या करती है, प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण को। तो यहां पर देखिए हम लोग अभी देखेंगे कि विश्व के टॉप देश देखेंगे जिनकी की जनसंख्या कितनी है। उसके अलावा महाद्वीपों के हिसाब से भी देखेंगे कि कहां कहां पर कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए अभी हम करंट डाटा को डिस्कस करेंगे, तो यहां पर टॉप कंट्री को लेते हैं और उनकी तुलना करेंगे कि जो विश्व की जनसंख्या है उसकी तुलना में उस देश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो सबसे देखिए टॉप पर कौन सा आता है, आप सब लोगों को पता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है, चीन की है। चीन फर्स्ट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा देश भारत। तो सबसे पहले लेंगे चीन को। तो चीन की जनसंख्या की अगर बात करें तो देखिए 18.42%, विश्व की जितनी भी टोटल आबादी है उसका 18.42% कहां पर रहता है, चीन के अंदर निवास करता है। तो इस तरह से चीन जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है हमारा देश भारत। तो भारत की अगर बात की जाए कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 17.55 ये है भारत की जनसंख्या विश्व का। तीसरे नंबर पर कौन सा कंट्री आता है, तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अमेरिका की यहां पर बात हो रही है, तो अमेरिका की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 4.44%। उसके बाद चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो यहां की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 3% है। उसके बाद पांचवें नंबर पर देखेंगे तो है ब्राजील, और ब्राजील की जनसंख्या कितनी है, 2.77% है टोटल विश्व का। 5 ही हम लोग देखेंगे, इसके बाद में अन्य कंट्री आप लोग देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से रैंकिंग तैयार की गई है। ये तो हुई देश के हिसाब से बात। अब अगर देखिए कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से बात करें, महाद्वीपों के हिसाब से, तो किस महाद्वीप पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, तो ये चीज यहां पर डिस्कस करनी है। अब क्या देखेंगे, महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण। तो महाद्वीपों में जो वितरण है वो देखिए आप सब लोगों को पता है कि यहां पर देखिए जो चीन है, ये भारत, सब किसके हिस्से हैं,
एशिया कॉन्टिनेंट में ही आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की होगी, एशिया महाद्वीप की होगी। सबसे टॉप पर आता है जनसंख्या के हिसाब से एशिया महाद्वीप। और बात करें कितनी जनसंख्या, देखिए 59.69% जनसंख्या यहां पर निवास करती है। विश्व की जनसंख्या को अगर हम 100% मानकर चल रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि लगभग देखिए 60% आबादी कहां से है, एशिया महाद्वीप से है। तो दूसरे नंबर पर देखिए कौन सा महाद्वीप आएगा, अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। और अफ्रीका की अगर बात करें तो देखिए 16.36%, ठीक है 16.36%, लगभग में आप कह सकते हैं कि 17%। तो ये दो जो महाद्वीप हैं ये सबसे टॉप पर हैं। बाकी के भी देख लीजिए। तीसरे नंबर पर आता है आपका यूरोप। यूरोप की अगर आबादी की बात की जाए तो देखिए 9.94%, ये है यूरोप की। चौथे नंबर पर आप देखेंगे, चौथे नंबर पर आएगा आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और इसकी आबादी कितनी है, देखिए 7.79%। उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। इसकी आबादी देखिए आबादी के हिसाब से है सबसे ज्यादा, उसके बाद घटते हुए क्रम में जा रही है। तो उसके बाद कौन सा आएगा, दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें देखिए 5.68% दक्षिणी अफ्रीका की। 5 महाद्वीप ये हो गए। उसके बाद देखिए छठे नंबर पर जो आता है इसको कहा जाता है ओशिनिया। बुक में दिया गया है ओशिनिया। ओशिनिया को ही क्या बोलते हैं, देखिए ओशियानिया भी बोलते हैं इसको, ओशियानिया। ओशियानिया और ओशियानिया में कितना कह सकते हैं आप, 0.54% जनसंख्या निवास करती है। अब ये चीज क्या है, ओशियानिया या फिर ओशिनिया क्या चीज है। यहां पर बात हो रही है जो हमारा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक जो ओशियन है, इसके अंदर जो द्वीपीय देश हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ओशिनिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड है, फिजी, इस प्रकार की जो कंट्री हैं जो कि प्रशांत महासागर में स्थित हैं उनको ही क्या कहा गया है, यहां पर ओशिनिया कहा गया है। इसके अलावा एक और है, देखिए अंटार्कटिका है, ये भी नोट कर लेंगे। यहां पर समझ गए कौन कौन से देश हैं। यहां पर उसके बाद में जो 7वें नंबर पर है ये है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका में जनसंख्या की बात करें तो देखिए बहुत कम, 0.01% से भी कम यहां पर आबादी है। तो यहां से आप लोग सिंपल सा देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है कौन से महाद्वीप पर है, एशिया महाद्वीप पर। और सबसे कम अंटार्कटिका में 0.01% से भी कम यहां पर आबादी है, यानी कि विरल क्षेत्र है। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आबादी जो है बढ़ती हुई जा रही है। तो देखिए कौन से ऐसे कारक है जिसकी वजह से यहां पर आप लोगों को डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, यही चीज हमें डिस्कस करनी है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उससे पहले हम लोगों को यह देखना होगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति वर्ग इकाई के अंदर इसको मापा जाता है कि प्रति वर्ग इकाई के अंदर कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो प्रति इकाई यानी कि कोई भी इकाई हो सकती है, लेकिन आमतौर पर हम लोग किसको लेकर चलते हैं, किलोमीटर को। किलोमीटर को लेकर चलना है तो सीधा सा मतलब निकल गया कि जो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, यहां पर इस प्रकार से एक वर्ग बनाएंगे 1 किलोमीटर की लंबाई के साथ, सभी की 1-1 किलोमीटर लंबाई है। अब इस बॉक्स के अंदर कितने लोग यहां पर निवास कर रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व इसको ही कहा जाएगा। यह चीज नोट करनी है, बहुत बार पूछी जाती है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने लोग यहां पर रहते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से यहां पर बढ़ रहा है, अंटार्कटिका से एशिया की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है यहां पर। तो देखिए इनके बारे में एक फैक्ट और चीजें याद रखेंगे आप लोग कि देखिए लगभग यहां पर नोट करेंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश है हमारा, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है काफी बार, ये हमारा ग्लोब है, बीचों बीच से जो वर्त डिवाइड करता है इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा इसको कहा जाता है।
तो यहां पर बताया गया है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, अगर इसके हम उत्तर में देखेंगे, ये कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी जो गोलार्ध है यहां पर जनसंख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो भूमि का भाग है वो सर्वाधिक है। देखिए पूरा एशिया यहां पर स्थित है, पूरा यूरोप है यहां पर, लगभग आप देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका है वो भी यहां पर स्थित है। उसके अलावा कुछ हिस्सा जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका भी स्थित है। तो कह सकते हैं कि ज्यादातर जो भूमि का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, जिसकी वजह से जो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर का पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां पर क्या है, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ये लिखना है 0 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में जनसंख्या घनत्व क्या है, ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपको ये बताया गया है बुक के अंदर कि देखिए ये जो 2 महाद्वीप आप यहां पर देख रहे हैं, एशिया और अफ्रीका, इन दोनों के अंदर ही मिलाकर अगर इन दोनों को सम्मिलित रूप से लिया जाए तो विश्व की लगभग देखिए 3/4 आबादी यहां पर निवास करती है। 3/4 यानी कि अगर 400 आप जनसंख्या मानकर चलते हैं, 400, तो कहने का मतलब है कि 300 लोग कहां से मिलेंगे आपको, एशिया और अफ्रीका के अंदर से। तो क्या कहा गया यहां पर, 3/4 आबादी कहां पर रहती है, एशिया प्लस अफ्रीका के अंदर रहती है। 3/4 आबादी यहां पर मिलती है। उसके अलावा विश्व की जो 60% जनसंख्या है, अगर 100 हम लेकर चल रहे हैं तो इसमें से जो 60 लोग हैं ये कहां पर मिलेंगे, जो ऊपर के जो टॉप 10 कंट्रीज है इसके अंदर मिलेंगे। बाकी के जो 40% है वो सब अन्य कंट्री से होंगे। तो ये चीज नोट करनी है, 60% जो आबादी है ये मोस्टली किन देशों में है, 10 देशों के अंदर सर्वाधिक है। ठीक है, 5 तो मैंने आपको बता दिए। इनके अलावा रैंकिंग में आप देखेंगे तो नीचे के जो 5 कंट्री है, तो टोटल करके 10 कंट्री के अंदर आपको 60% जनसंख्या मिल जाएगी। बाकी की 40% जो जनसंख्या है वो अन्य सभी देशों में मिलाकर निवास करती है। इस प्रकार से तो जनसंख्या घनत्व आप लोग समझ गए हैं। मैंने आपको बताया कि प्रति इकाई के अंदर यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जितने लोग निवास करेंगे इसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगर भारत के विषय में बात करें कि भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है ये कितना है, ये चीज नोट करनी है। जनसंख्या घनत्व आप समझ गए। तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व, औसत यानी कि पूरे भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये देखिए कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। ये तो भारत के विषय में बात है। अगर विश्व के विषय में अगर हम देखें कि विश्व के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है औसत वो कितना है, तो वो कितना है, 51 व्यक्ति है। ठीक है, विश्व का कितना है, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करती है। यह चीज ध्यान रखनी है, पूछी जाती है। ठीक है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है देखिए वो किस प्रकार से निवास करती है, जो हमारा मध्य एशिया है, एशिया महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है मध्य एशिया के अंदर मिलेगी। उसके बाद मिलेगी पूर्वी एशिया में, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, और उसके बाद जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है यहां पर क्या है, जनसंख्या का घनत्व जो है इस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है। मध्य एशिया में सबसे ज्यादा, उसके बाद पूर्वी एशिया, उसके बाद दक्षिणी एशिया। इस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो जनसंख्या का वितरण है, ऐसा क्यों है कि कहीं पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिल रही है और कहीं पर जनसंख्या कम है। ऐसा कौन सा कारण है कि भाई विश्व की 60% जनसंख्या तो केवल 10 देशों के अंदर ही पाई जाती है, बाकी की 40% जनसंख्या बहुत से देशों को मिलाकर पूरा होती है। तो कारणों की अगर बात करें तो देखिए बहुत से ऐसे कारण हैं। कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भौगोलिक कारण। ऐसे कौन कौन से भौगोलिक कारण हैं जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, कारक देख रहे हैं कि कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों की बात करेंगे यानी कि यहां पर भूगोल से संबंधित कारक। तो सबसे पहला जो कारक लेंगे ये है महत्वपूर्ण, जो अभी मैंने आपको बताया था, अनइवन टोपोग्राफी। इसी को ही आप कह सकते हैं कि जो सथला करती है, सथला करती है, ये क्या करेगी,
ये प्रभावित करेगी जनसंख्या के घनत्व को। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो धरातल है हर जगह पर सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग सतलाकृतियां हैं। जैसे कि कहीं पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सब एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। अब मान लीजिए कि जिस प्रकार से मरुस्थल है या फिर आप देखेंगे कि उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, जैसे कि जो 90 डिग्री है ऊपर, यहां पर ग्लोब बनाया था कि जो ऊपर जो 90 डिग्री है यहां पर क्या है, ध्रुव है, यहां पर दक्षिणी ध्रुव, यहां पर उत्तरी ध्रुव। तो यहां पर क्या रहता है कि साल भर बर्फ जमा रहती है, बहुत ज्यादा यहां पर ठंडा मौसम रहता है। कुछ क्षेत्र आप देखेंगे, जैसे आप पीछे भी पढ़कर आए इन चीजों को, कि सारा मरुस्थल है, कहीं पर थार मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है। तो यहां पर आपने पढ़ा था कि जो जलवायु है वो कैसी है, बहुत ज्यादा गर्म है, या फिर खैर अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं सतलाकृतियों के बारे में, तो खाली इतना ही जान लीजिए कि कहीं पर मरुस्थल है। तो इस प्रकार से लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा कहां पर निवास करना ज्यादा पसंद करेंगे, वो करेंगे कहीं पर समतल जगह हो। वहां पर समतल जगह पर जाने पर क्या फायदा होगा कि एक तो देखिए जो समतल मैदान है वो फसल उगाने के लिए बेहद उपयोगी हैं, उपजाऊ होते हैं, फसल उगाई जाएगी अच्छी तरह से। वो कोई अगर निर्माण करना चाहते हैं, जैसे कोई भवन का या फिर अन्य कोई विनिर्माण कार्य है, तो ये समतल जगहों पर भली भांति पूरे किए जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर परिवहन के जो साधन है, यातायात के जो साधन है वो अच्छी तरह से डेवलप होंगे, हर प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेगी। जो समतल मैदान है यहाँ पर मान लीजिए आप जैसे हिमाचल प्रदेश के किसी क्षेत्र में रहते हैं, दूर दराज के गाँव में, तो हॉस्पिटल्स वगैरह की कितनी ज्यादा समस्या होती है। हॉस्पिटल आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा दूरी पर जाने पर मिलेगा। तो लेकिन ये कंडीशन जो है ये समतल मैदानों पर नहीं होती हैं। हर एक चीजें यानी कि नजदीक नजदीक उपलब्ध होती है। अगर नजदीक भी नहीं है तो परिवहन के साधनों की सहायता से वहां पर यथाशीघ्र पहुंचा जा सकता है। तो ये तो बात हुई सतलाकृति की। दूसरी जो बात है ये है जलवायु। अब किसी देश की जो जलवायु है ये भी प्रभावित करेगी कि जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार से होगा। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जो सारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल या फिर थार का मरुस्थल, अन्य जो भी मरुस्थल हैं, चाहे वो शीत हो या फिर शुष्क मरुस्थल हो, सभी पर जो जलवायु है कैसी पाई जाएगी कि जो तापमान है वो अपने चरम पर होगा। ठंडे मरुस्थलों में बहुत ज्यादा ठंडा तापमान है, गर्म है तो तापमान बहुत ज्यादा अधिक गर्म रहेगा। उसके अलावा जल वगैरह की समस्या है, हर एक चीज की यहाँ पर समस्या रहेगी। जैसे आपने पढ़ा था इन्हीं चैप्टर्स के अंदर, देखिए अमेजोन जंगल में जीवन, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपने देखा था कि जो जंगल है इतने सघन होते हैं कि यहाँ पर मानव का निवास करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हर एक क्षेत्र की जलवायु अलग अलग है, तो इसी वजह से जनसंख्या का जो वितरण है वो अलग अलग होगा। लोग ऐसी जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहां की जलवायु कैसी होगी, बहुत यानी कि अच्छी रहेगी, उनकी फेवरेबल कंडीशन जहां पर रहेगी, वेदर की, मौसम की, जलवायु की, वो वहीं पर रहना पसंद करेंगे। तो ये दो भौगोलिक कारण हुए। तीसरे की अगर बात की जाए तो ये है मृदा यानी कि यहाँ पर मिट्टी की बात हो रही है कि मिट्टी जहां पर अच्छी होगी लोग वहां पर रहेंगे, क्योंकि वहां पर कृषि से संबंधित कार्य को अच्छी तरह से अंजाम दिया जा सकता है। खेती की जो पैदावार होगी बिल्कुल अच्छी होगी। मृदा भी कहाँ की, देखिए जो खासकर नदियों द्वारा बनाए गए मैदान हैं यहाँ पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए भारत के अंदर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाए गए मैदान है, यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इन क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके अलावा चीन के भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि देखिए वांग ही नदी है, वहां पर वांग ही नदी ये चीन के अंदर है, यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं। मिस्र के अंदर आपने पढ़ा कि जो नील नदी है यहाँ पर भी लोग ज्यादा निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ है, कृषि संबंधित कार्य यहाँ पर अच्छी तरह से किए जा सकते हैं। तो ये मृदा का योगदान हो गया। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, ये है जल। जल ही क्या है, जीवन है। जहां पर जल होगा वहीं पर लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि सबसे पहली जो जरूरत है इंसान की, ये क्या है, जल। आपने इतिहास के अंदर भी पढ़ा है कि जो हमारी प्राचीन मानवीय सभ्यता है ये सब कहां से उत्पन्न हुई, नदियों के किनारे पर ही ये बसी थी। जैसे कि कोई भी सभ्यता आप ले लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सब सभ्यताओं का विकास कहां पर हुआ, नदियों के किनारे हुआ था। जल जो है अहम आवश्यकता रहेगी। रेगिस्तान मरुस्थल में जल की कमी रहती है, लोग वहां पर नहीं रहते। जलवायु भी विपरीत रहती है, स्थलाकृति भी ठीक नहीं है, और उसके अलावा
जल भी वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो लोग ऐसी जगहों पर नहीं रहेंगे। जो समुद्री द्वीप है, यहां पर भी जनसंख्या का घनत्व काफी कम पाया जाता है, ऐसी जगहों पर रहेंगे जहां पर कि जल जो है आसानी से उपलब्ध रहेगा। ये हो गया चौथा। उसके बाद पांचवा आप देखेंगे कि जो खनिजों का वितरण है, जहां पर खनिज ज्यादा पाए जाएंगे, लोगों का निवास भी वहां पर ज्यादा होगा। अब कहीं पर खनन का कार्य हो रहा है तो लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, जिसकी वजह से लोग क्या वहां पर माइग्रेट होंगे, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा मिलेगा। देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है, पहले इतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व नहीं था, लेकिन बाद में जैसे पता चला कि यहां से तांबा निकाला जाता है, तांबा निकालने के बाद जब इस क्षेत्र को सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया, कॉपर के प्लांट वहां पर लगाए गए, तो उसके बाद देखेंगे कि जो क्षेत्र है इसका डेवलपमेंट अचानक से हुआ, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट खुले, या कोई भी मान लीजिए किसी भी कारण से यहाँ पर आबादी के अंदर वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी खनिज का खनन कार्य हो रहा है, लोगों को यहाँ से रोजगार प्राप्त हो रहा है, इस वजह से। तो खनिजों का वितरण भी इस चीज को प्रभावित करता है और ये भौगोलिक कारकों के अंदर ही शामिल है। उसके बाद देखिए जो अन्य कारक हैं, ये तो भौगोलिक कारक थे, जो अन्य कारक है यहां पर देखेंगे कि सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंदर क्या है कि समाज के अंदर ये जो हमारा समाज है जिसके अंदर हम रहते हैं, सोसाइटी, यहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, ये चीज भी प्रभावित करती है जनसंख्या को। कैसे? एक गांव का क्षेत्र आप देखेंगे, एक आप शहर का क्षेत्र देखेंगे, तो शहरों के अंदर जो आबादी है सघन मिलेगी, गांवों के अंदर विरल मिलेगी। क्यों? क्योंकि शहरों का जो जीवन है वो देखिए कैसा है कि यहां पर हर प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेगी। आप शहर में रहते हैं, आपको नजदीक में ही हॉस्पिटल मिलेगा, पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थान मिलेंगे, मार्केट होगा, आपकी जरूरत की हर एक वस्तु यहां पर पूरी होगी। तो ये सामाजिक कारण है कि समाज के अंदर हमारे देखिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रभावित करती है जनसंख्या के कारण को। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण कैसे? संस्कृति से संबंधित है। जैसे कि हमारे भारत का एक क्षेत्र लीजिए आप, वाराणसी। वाराणसी के अंदर आप देखेंगे कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा पाया जाएगा। क्यों यहां पर देखिए हिंदू धर्म से संबंधित ये नगरी हो गई, कौन सी? वाराणसी। तो यहां पर जो हिंदू जनसंख्या का घनत्व वो आपको सर्वाधिक मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसकी वजह से लोग यहां पर ऐसी जगहों पर निवास करना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए सांस्कृतिक केंद्र होने की वजह से आजकल तो क्या है, जैसे कि यहां पर अनेक प्रकार के और भी उद्योग धंधों का विकास हुआ है इनकी वजह से, क्योंकि ये सांस्कृतिक केंद्र है। और एग्जाम्पल ले लिया आप विश्व के अंदर, जैसे कि जेरूसलम है या फिर वेटिकन सिटी है, जो कि ईसाइयों का क्या है, एक प्रमुख एक शहर है। यहां पर देखेंगे कि इस प्रकार की जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, और भी अन्य होंगे आपके दैनिक जीवन से संबंधित, जो कि सांस्कृतिक केंद्रों से संबंधित होंगे। जहां पर कि सांस्कृतिक कारण होंगे, ये भी क्या करते हैं, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा देखिए अन्य कारण दिया गया है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी कि यहां पर इकोनॉमिक रीजन की बात हो रही है। आर्थिक कारक की अगर बात करें, आर्थिक यानी कि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिन क्षेत्रों के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी यहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाएगा। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था उद्योग धंधे के बारे में, तो देखिए मुंबई का नाम बार बार आ रहा था। अब मुंबई जो है ये क्या है, देश की आर्थिक राजधानी है। यहां पर रोजगार वगैरह के अवसर बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से अधिक लोग यहां पर आते हैं जॉब की तलाश में, रोजगार की तलाश में, जिसकी वजह से जो जनसंख्या घनत्व यहाँ का बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये तो आर्थिक कारणों के अंदर शामिल है। ठीक है, जहां पर रोजगार के ज्यादा साधन होंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जनसंख्या के अंदर चेंज आता है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है या कमी होती है इन्हीं कारणों की वजह से। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।